करियर से पर। मैं हूँ सुभाष पोद्दार। ये सेट इंडियन इकोनॉमी पर है, मात्र 15 प्रश्नों का। इसमें कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस दिए गए हैं और जो मुद्रास्फीति के टाइप और SLR, CRR यानी बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हुए टर्म के बारे में इस पे क्वेश्चन सेट किया गया है। आइए देखें। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन असत्य है? ऑप्शन देखें। मुद्रास्फीति का अर्थ है मूल्य स्तर में सतत वृद्धि, ये सही है। सस्टेन्ड इंक्रीमेंट होता है ये प्राइस में, ये सही है ए ऑप्शन। अगर बी देखें, अगर केंद्रीय बैंक ज़्यादा मुद्रा छापता है तो मुद्रास्फीति नहीं बढ़ती है, ये गलत है। बढ़ती है क्योंकि मनी सप्लाई मूल्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए बी असत्य हुआ। सी देखें, अगर समान मात्रा की वस्तु का पीछा ज़्यादा मुद्रा कर रहा है तो कीमतें बढ़ेंगी, ये सही है। मुद्रा आपूर्ति में अत्यधिक बढ़ोतरी से प्रायः हाइपर इन्फ्लेशन आता है, ये भी सही है। एक्सट्रीम इंक्रीमेंट जब होने लगता है तो ये हाइपर टाइप आ जाता है इन्फ्लेशन में। तो देखें इसमें गलत कौन हुआ? बी हुआ गलत, ये हुआ गलत। दो नंबर देखें। आयातित मुद्रास्फीति के अंतर्गत विनिमय दर में ह्रास, एक्सचेंज रेट में जो डिप्रिसिएशन आता है इंपोर्टेड इन्फ्लेशन में के अंतर्गत, तो उससे क्या होता है? आयात अधिक खर्चीला होता है, कीमतें बढ़ेंगी। निर्यात अधिक प्रतिस्पर्धी होता है, मांग बढ़ेंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये सारा ऑप्शन सही है इसमें। ऑल आर करेक्ट। आयात अधिक खर्चीला हो जाता है, उससे फिर प्राइस इंक्रीज करता है। दूसरी तरफ निर्यात भी अधिक कॉम्पिटिटिव हो जाता है और वो डिमांड को बढ़ाता है। तो एक का अगला परिणाम बी है, यानी आयात अधिक खर्चीला एक्सपेंसिव जब हो जाता है तो उससे प्राइस इंक्रीज कर जाता है। और फिर सी काउज करता है डी को, यानी निर्यात जब अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाता है तो डिमांड को इंक्रीज कर देता है। तो इस तरह से ये चारों सही है, तो आंसर इसका ई चला जाएगा। ये आयातित मुद्रास्फीति में ऐसा होता है, ई हो जाएगा आंसर इसका। ऑल करेक्ट। 3 नंबर देखें। अपस्फीति यानी डिफ्लेशन का अर्थ है। डिफ्लेशन में क्या होता है? तो इसमें कीमतों में गिरावट आती है और निगेटिव इन्फ्लेशन होता है। तो ए और सी इसमें सही है, आंसर इसका भी ई चला जाएगा। ये सब याद रखने का चीज़ है, बिल्कुल ही कंसेप्चुअल है, ये कभी भी एग्ज़ाम में पूछेगा ये सब चीज़। तो देखें इसमें ए सही हुआ और सी। अपस्फीति। 4 नंबर देखें। विस्फीति है, डिसइन्फ्लेशन से आशय है। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें देखें मुद्रास्फीति दर में गिरावट आती है, इन्फ्लेशन रेट गिरता है इसमें, डिसइन्फ्लेशन में। और फिर मूल्यों में अपेक्षाकृत धीमी बढ़ोतरी होती है, मूल्य बढ़ता है लेकिन स्लोवर रेट के साथ। तो इसमें बी और सी सही है।
विस्फीति से यही आशय है। ये सब सारा क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, इसको आप याद रख सकते हैं, ये सब एग्ज़ाम में पूछता रहता है। तो इसका भी आंसर हो गया आपका ई। और इसमें सही कौन कौन हुआ? बी और सी, ये और ये। 5 नंबर तक है, जब मूल्य वही रहता है लेकिन फर्म वस्तु का आकार घटा देता है तब प्रभावी रूप से मूल्य बढ़ जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है? तो आप देखे होंगे कि जो बिस्किट आप 5 रुपया में पहले खरीदते थे वो पैकेट बड़ा होता था, वही बिस्किट है 5 रुपया में ही मिलता है, लेकिन उसका साइज बिल्कुल लगभग हाफ हो गया है। तो मूल्य वही ले रहा है लेकिन उसके वस्तु का जो साइज है उसको घटा दिया, और इस तरह से एक इफेक्टिवली बढ़ा हुआ मूल्य ही दिखता है। तो इस स्थिति को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन श्रिंक करता हुआ दिखता है, इसमें सिकुड़ता हुआ। तो ये एक नया नाम है इन्फ्लेशन में, श्रिंकफ्लेशन। आंसर इसका ए हो जाएगा। छह नंबर देखें, किस दर पर मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था पर अर्थपूर्ण लागत थोपता है? ये सिग्निफिकेंट कॉस्ट इम्पोज करता है इकोनॉमी पर, किस दर पर? तो देखें ये है आपको, ये जो 10 to 20% वाला है रेंज मुद्रास्फीति का, यही इसी का ऐसा लक्षण होता है। और ये जो ए नंबर ऑप्शन है 1 to 4%, ये तो क्रीपिंग इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, रेंगती हुई। और रेट ऑफ इंटरेस्ट इसमें स्लोली इंक्रीज करता है समय के साथ, और इस तरह से जैसे कि एक साल में ही 1 से बढ़ 2% हुआ, फिर 3%, फिर 4%, इस तरह से बढ़ता है रेंगता हुआ। तो ए नंबर ऑप्शन क्रीपिंग है इन्फ्लेशन। और ये जो सी नंबर है यही है 10 to 20%, इसको बोलते हैं, ये रनिंग वाले में आ जाता है। और बी देखे 2 से 10%, तो ये वॉकिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं, और ये सिंगल डिजिट में होता है 10% से नीचे। 4% के ऊपर जो इन्फ्लेशन होगा वो प्रॉब्लमेटिक होगा। तो 6 का आंसर सी हो जाएगा, दौड़ती हुई मुद्रास्फीति 10 से 20% वाला, यही सिग्निफिकेंट ये कॉस्ट इम्पोज करता है इकोनॉमी पर, इसी दर पर जो रहता है इन्फ्लेशन। और ये डी तो 20 से 1000%, ये गैलोपिंग इन्फ्लेशन कहलाता है, ये नहीं होगा, सी हुआ आंसर इसका। 7 नंबर तक है, बेलगाम मुद्रास्फीति यानी हाइपर इन्फ्लेशन में मुद्रास्फीति की दर होती है, तो ये सब याद रखिएगा, ये 1000 से ऊपर होगा। 7 का डी, मोर देन 1000%। और इसमें क्या होता है हाइपर इन्फ्लेशन में, कीमतें प्रायः इतनी तेज़ी से बदलती है कि यह रोज़ाना होने लगता है, ऐसा मतलब तेज़ी से प्राइस इसमें बढ़ता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, मुद्रा का तेज़ी से नीचे गिरना होता है, बहुत तेज डाउनफॉल होता है करेंसी के वैल्यू का। सी नंबर तो आप जानते हैं 20 से 1000% का वो गैलोपिंग कहलाता है, यानी कि सरपट दौड़ती हुई मुद्रास्फीति। और बी नंबर 10 से 20% ये रनिंग इन्फ्लेशन है। और ए ऑप्शन जो है 2 से 10% ये वॉकिंग या मॉडरेट इन्फ्लेशन है, चलती हुई।
तो अब देखें हाइपर इन्फ्लेशन का थोड़ा डेफिनेशन जान लें। ये दो इकोनॉमिस्ट है जैसे कि फिलिप कैगन 1956 में इस परिभाषा को एडॉप्ट किए थे कि अगर मासिक मुद्रास्फीति दर 50% एक्सीड करता है तो यह हाइपर मुद्रास्फीति हुआ। इसको हाइपर मुद्रास्फीति कहते हैं। और एक इकोनॉमिस्ट है स्टीव एच हांके, उनका कहना है अगर मुद्रास्फीति दर प्रति माह 50% एक्सीड करता है कम से कम लगातार 30 दिनों के लिए तो यह हाइपर इन्फ्लेशन है। तो इसका आंसर ये हो गया 1000% से ऊपर। 8 नंबर देखें, वेनेजुएला में हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हुआ। ये बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ था अपने समय में हाइपर इन्फ्लेशन को लेकर के। तो देखिए कब शुरू हुआ वहाँ पर वेनेजुएला में। तो देखिए ये नवंबर 2016 की घटना है जो वहाँ पर हाइपर इन्फ्लेशन शुरू हुआ है। आंसर इसका ए होगा। और ये जो बी नंबर ऑप्शन है जनवरी 2019, उस समय पीक पर था वहाँ पर इन्फ्लेशन। पीक पर कहने का मतलब कि एक कैलकुलेशन निकाला गया कि मूल्य दोगुना कब हो जाता है। तो ये 14.8 दिनों में प्राइस डबल हो जाता था बी नंबर के डेट में। और ये जो सी और डी ऑप्शन है ये आईएमएफ का 2019 ईयर इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन था वेनेजुएला के लिए इस डेट में, अक्टूबर 2019 अप्रैल 2018। और भी इसके अंतर्गत कई डेट है जैसे कि अप्रैल 2018 में आईएमएफ इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन था वेनेजुएला के लिए 12,875% का। फिर जुलाई 2018 में हो गया 10 लाख%। फिर अक्टूबर 2018 में 1 करोड़% हो गया। अप्रैल 2019 में 1 करोड़%। और फिर अक्टूबर 2019 में 2 लाख%। तो ये एक तरफ डेट ऑफ प्रोजेक्शन है आईएमएफ का, दूसरी ओर आईएमएफ इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन है परसेंट में। तो ऐसा था वहाँ का हाइपर इन्फ्लेशन। तो 9 नंबर देखें, किस देश में हाइपर इन्फ्लेशन सर्वाधिक समय तक रहा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। और 8 नंबर भी बहुत अच्छा प्रश्न था, ये सब एग्जाम में पूछ भी सकता है। देखें हाइपर इन्फ्लेशन सर्वाधिक समय तक रहा वेनेजुएला, ग्रीस, अजरबैजान, निकारागुआ। तो ये देश निकारागुआ है। आंसर इसका पहले कर लेते हैं निकारागुआ, 9 का डी। तो अब देखें कि ये भी एक जीके बना हुआ है कि ड्यूरेशन को लेकर के रैंक तैयार किया गया हाइपर इन्फ्लेशन पर। तो देखें निकारागुआ इसमें 1 नंबर पर है। यहाँ पर 58 महीनों तक ये रहा हाइपर इन्फ्लेशन। उसके बाद 2 नंबर पर है ग्रीस, यहाँ 56 महीनों के लिए। 3 नंबर पर है वेनेजुएला और ये 36 माह के लिए रहा हाइपर इन्फ्लेशन के दौर में। उसके बाद फिर उतना ही समय के लिए अजरबैजान रहा 36 महीनों के लिए ही। और फिर यूक्रेन 35 महीनों के लिए। तो ये ड्यूरेशन था हाइपर इन्फ्लेशन का इन देशों में। तो सबसे ऊपर निकारागुआ 58 मंथ्स के लिए हाइपर इन्फ्लेशन झेला। 10 नंबर देखें, नकद आरक्षित अनुपात CRR यानी कैश रिजर्व रेशियो के अंतर्गत। अब देखिए ये सब कंसेप्चुअल है बात, ऑप्शन जो सेट किया गया है।
बैंक इस अंश को अलग करके नकद में आरबीआई के साथ रखता है। तो ये तो सही बात है, कैश में ही रखना पड़ता है। आरबीआई के नाम पर जो सीआरआर तय किया जाता है वो उतना परसेंट का राशि अपने जमा में से आरबीआई के नाम पर रखा जाता है, उसके साथ जमा रखा जाता है। ये सही है। और देखें, बैंक इस रकम को किसी को उधार पर दे सकता है, ये गलत है, नहीं दे सकता है। सी देखें, बैंक इस रकम से लाभ कमा सकता है, ये भी गलत है, लाभ नहीं कमा सकता है। डी देखें, बैंक इस रकम से ब्याज कमा सकता है, ये भी नहीं कर सकता है, ब्याज नहीं कमा सकता है। तो ये बी सी डी गलत हुआ, ए ही सही है सिर्फ, तो आंसर इसका यही होगा। और सीआरआर के नाम पर ये चारों ऑप्शन आप रट भी सकते हैं, सिर्फ बी सी डी में जो सुधार किए उतना याद करके। बी सी डी में सिर्फ आप नहीं जोड़ दीजिए, बाकी ये चारों पॉइंट हो गया सीआरआर के लिए फैक्ट, तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। 11 नंबर देखें, सांविधिक तरलता अनुपात यानी एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के संदर्भ में सत्य कथन है। तो देखें ऑप्शन, बैंकों के द्वारा इस अंश को तरल परिसंपत्तियों के रूप में अलग रखा जाता है, ये सही है, लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखा जाता है अलग से। बैंकों के द्वारा इस अंश को केवल नकदी के रूप में अलग रखा जाता है, ये गलत है, केवल लग गया, ये गलत है। तरल परिसंपत्ति में नकदी भी हो सकता है, सोना भी हो सकता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी हो सकता है, सरकारी प्रतिभूति। तो ये केवल इसी रूप में कि केवल नकदी के रूप में अलग रखता है, ये गलत हो गया। और सी देखें, बैंकों द्वारा इस अंश को केवल सोना के रूप में अलग रखा जाता है, ये भी गलत हो गया, केवल लगा हुआ है। और बैंकों के द्वारा इस अंश को केवल आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के रूप में अलग रखा जा सकता है। आरबीआई अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ हुआ जैसे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, यहाँ भी केवल लगा हुआ है, तो ये भी गलत हो गया। इसमें ये बी सी डी में से किसी भी रूप में वो रख सकता है, चाहे नकदी में रखे, चाहे सोना में रखे, चाहे सरकारी प्रतिभूति के फॉर्म में रखे, केवल एक ही इस रूप में नहीं रख सकता है। ये सारे लिक्विड एसेट्स हुए, तो इस तरह से बी सी डी ऑप्शन तो गलत हो गया इसका। और पूछ रहा है कि सत्य कथन कौन है, तो इसमें भी ए ही सही हुआ। तो आप इसको भी फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। ये बी सी डी में थोड़ा सा सुधार करके केवल हटा दीजिए, तो ये तीनों पॉइंट इसके साथ फैक्ट हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं इसको, एसएलआर को। एसएलआर में ऐसा ही होता है। और फिर एसएलआर में क्या होता है वो भी जान लीजिए। एट द टाइम ऑफ ईच बिजनेस डे, यानी कि प्रत्येक दिन का जो कारोबारी, ये प्रत्येक कारोबारी दिवस जो होता है, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ देयर NDTL in the form of liquid assets like cash or gold or government securities. The ratio between these maintained liquid assets and liabilities is called SLR. तो ये डेफिनेशन है इसका, बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है कि प्रत्येक बैंक को अपने बिजनेस डे के दिन वो मेंटेन करना पड़ता है, एक अपने NDTL का एक अंश उसको अलग करके रखा जाता है।
तो किस फॉर्म में रखेगा? लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखेगा, कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, किसी की भी फॉर्म में रख सकता है। और यही जो मेंटेन करने का रेशियो है लिक्विड एसेट्स और ये लायबिलिटीज़ का जो रेशियो है, इसको जो मेंटेन किया जाता है इसी को SLR बोलते हैं। तो ये हुआ, इसमें आंसर हो गया। 12 नंबर देखो, ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMOs के अंतर्गत क्या होता है? RBI खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां खरीदती है। बी नंबर है, सेम ऑप्शन बेचती है। सी देखें, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। और ये मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ओपन मार्केट ऑपरेशंस का फैक्ट क्या है? इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में RBI जो है ओपन मार्केट से सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदती है, बेचती भी है। ये दोनों सही हुआ, ऊपर का A भी। और सी देखें, मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है। तो मुद्रा की आपूर्ति नियंत्रित की जाती है इसी रूप में, प्रतिभूति को खरीद बेच के। ये भी सही है। और डी देखें, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये भी सही है। तो मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल करता है? अब देखिए, जब ये बेचेगा ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी को, RBI जब बेचेगा तो मार्केट से तरलता को सोखा जाता है, लिक्विडिटी सक किया जाता है मार्केट से। लेकिन जब खरीदेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी को ओपन मार्केट से, तो मार्केट में लिक्विडिटी प्रोवाइड हो जाता है, तरलता प्रदान हो जाता है मार्केट में। तो इस तरह से इन्फ्लेशन पर कंट्रोल किया जाता है। अब देखें, OMOs का मेन एम क्या है? फॉरेन विदेशी पूंजी जो होता है, फॉरेन कैपिटल, उसका जो इनफ्लो होता है और उसके कारण बाजार में जो टेम्पोरेरी लिक्विडिटी मिसमैचेस की स्थिति आ जाती है, उसको इस ऑपरेशंस के द्वारा, यानी कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के द्वारा रोका जाता है, चेक किया जाता है। तो आप कुछ फैक्ट समझ लिए होंगे OMOs के बारे में। तो ये सारे ऑप्शन सही हैं और ये सब आप याद भी रख सकते हैं। टोटल फैक्ट है, इस तरह से इसका आंसर ई हो जाएगा। तेरह नंबर देखें, कोर मुद्रास्फीति। कोर इन्फ्लेशन क्या होता है? ज़्यादा अचर होता है, मोर कांस्टेंट, लेस कांस्टेंट, अस्थायी उड़नशील कारकों को हटाता है, यानी कि टेम्पोरेरी वोलाटाइल फैक्टर्स को एक्सक्लूड करता है। और डी, अस्थायी उड़नशील कारकों को शामिल करता है, इंक्लूड करता है। तो इसमें सही क्या क्या होगा? अब देखिए, इसमें ये कोर इन्फ्लेशन ज़्यादा कांस्टेंट होता है, ये सही है, ए नंबर। और देखिए, जो अस्थायी उड़नशील कारक होते हैं, इसको एक्सक्लूड करता है, हटाता है। तो ए और सी इसमें सही है। ये अस्थायी उड़नशील कारक क्या क्या होते हैं? जैसे कि एनर्जी और फूड प्राइस होता है, उसी को अस्थायी उड़नशील कारक में गिना जाता है। तो इसमें आपका ए और सी सही हुआ। आंसर यहाँ भी डी ई चला जाएगा। चौदह नंबर देखें, बैंकिंग क्षेत्र में NDTLs का पूर्ण रूप है। तो ये देखें ऑप्शन, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़, नेट डिस्काउंट एंड टाइम लायबिलिटीज़,
नेट डिमांड एंड टर्म लाइबिलिटीज, नेट डिमांड एंड टाइम लेंडिंग्स। तो ये BCD गलत है, ये होगा आंसर इसका, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। और ये देखिए, ये टर्म SLR में यूज होता है, जो अभी थोड़ा देर पहले भी हम सुनाए NDTL का यूज़ करते हुए SLR का जो डेफिनेशन था। एट द टाइम ऑफ ईच बिजनेस डे एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ पोर्शन ऑफ दियर NDTLs in the form of liquid assets like cash or gold or government securities. The ratio between these maintained liquid assets and liabilities is called SLR. तो SLR में इसका इस्तेमाल हुआ, बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ टर्म है। 15 नंबर देखें, निवेश के क्षेत्र में VRR का पूर्ण रूप है। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट के क्षेत्र में VRR यूज होता है। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल देते हैं, मार्च 2020 का डेटा है। नेट इन्वेस्टमेंट अंडर द VRR इंक्रीज्ड बाय $0.7 बिलियन। तो VRR का यूज हुआ इस जगह नेट इन्वेस्टमेंट में। तो देखिए VRR क्या होता है, ये है वॉलंटरी रिटेंशन रूट, इसको बोलते हैं। बी सही है इसका, वॉलंटरी रिटेंशन रूट। तो इस तरह से ये सेट समाप्त होता है, और इसके पहले वाले सेट में भी और इस सेट में भी सिर्फ फैक्ट के आधार पर ही ये तैयार किया गया है। आप इसको बिल्कुल याद कर सकते हैं, और आपके लिए फ्यूचर में अच्छा रहेगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए। और अभी जो सामने में BPSC है उसमें भी लाभ हो सकता है। तो इस तरह से ये सेट समाप्त होता है, और अब मैं आज्ञा चाहता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।